द पॉलिटिकल एनालिसिस में आज हम बात करेंगे बीकानेर संभाग की सीटों का समीकरण क्या कहता है और साथ ही बात होगी यहां के चुनावी समर के दोनों दलों के स्टार प्रचारकों की मैदान में हुंकार जो भर रहे हैं। तो बात नेताओं के चुनावी दौरे और उनके सियासी मायनों की। इन जिलों में कौन है प्रत्याशी और क्या है उनकी जीत की रणनीति और समीकरण। तो आज बीकानेर संभाग की बात होगी। क्या है मीठे नमकीन शहर का मिजाज, वो जानेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मेघा, दिनेश डांगी और राजीव हमारे साथ। मेघा, क्या कुछ बीकानेर संभाग का समीकरण क्या कुछ कहता है, इस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। बिल्कुल हर्षदा, देखिए अब एनालिसिस का वक्त चल भी रहा है और कहें कि बहुत ज़्यादा वक्त अब चुनाव में नहीं रह गया है। हर सीट पर स्टार प्रचारक हो या प्रचारक हो या फिर नेता पहुंच रहे हैं। कोशिश हर किसी की, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, सीपीआईएम से हो या फिर आरएलपी हो, हर पार्टी ये चाहती है, चाहे वो बसपा हो, हर पार्टी चाहती है कि वो जीते और इसी जीत की कड़ी में लगातार दौरे चल रहे हैं और इन्हीं दौरों को लगातार कवर भी कर रहे हैं। बीकानेर संभाग की हम बात करने वाले हैं आज, और आज बीकानेर संभाग का जिक्र करेंगे तो मंत्रियों का जिक्र भी होगा, क्योंकि बीकानेर की ही अगर बीकानेर जिले की बात कर लेते हो, यहाँ से 3 मंत्री आते हैं। ये वो जगह है बीकानेर जहाँ पर बहुत सारी हॉट सीट भी है और यहाँ पर नजर भी सबसे ज्यादा है। बीकानेर संभाग की बात कर रहे हैं जिसमें 24 सीट आती हैं, 4 जिले आते हैं और ये चारों जिले बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो बीकानेर हो, श्रीगंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो और चाहे फिर वो चूरू हो। और चूरू तो आज हम पहुंचे भी थे, प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे थे यहाँ पर सभा भी की थी, राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद रहे थे, पीएफआई का जिक्र यहाँ पर हुआ। और जिस तरह प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो चाहे वो आपके भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, पेपर लीक, इन तमाम मुद्दों का जिक्र करते हैं। फिर एक जो खासियत उनकी रहती है कि जो दिन होता है या खास चीज होती है उसका जिक्र कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप को उन्होंने कनेक्ट राजनीति से कर दिया और उसके बाद उसका जिक्र भी करते नजर आया। बहरहाल सीटों का जिक्र कर लेते हैं, और क्योंकि दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजीव भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे, लाल सिंह भी हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएंगे। दिनेश, सबसे पहले आपसे बीकानेर का जिक्र करते हैं। 7 सीटें यहाँ पर हैं, मंत्री यहाँ से आते हैं, 3 कांग्रेस के खाते में हैं, 3 बीजेपी के खाते में हैं। कैसे, कौन सी सीट का क्या विश्लेषण? जी देखिए, बीकानेर संभाग की हम बात करें तो टोटल मेगा 24 विधानसभा सीटें आती है। एक सीट पर चुनाव जो गुरमीत सिंह कूनर है उनके निधन के चलते 25 नवंबर को नहीं होगा, वो स्थगित कर दिया गया है। और बात हम बीकानेर जिले की करें, वहाँ से शुरुआत करें तो 7 सीटें वहाँ पर मेगा यहाँ पर है। और सबसे हॉट सीट है बीकानेर पश्चिम, जहाँ पर कद्दावर मंत्री, पीसीसी चीफ रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं बीडी कल्ला। उनका मुकाबला भाजपा के जो जेठानंद व्यास है उनसे मुकाबला है। और यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी है वो दोहरीकरण की राजनीति यहाँ पर कर रही है। हिंदुत्व फैक्टर और बीडी कल्ला के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यहाँ सबसे अहम फैक्टर है। और जिस तरह रसगुल्लों की मिठास और बीकानेरी भुजिया की जो नमकीन है उसके लिए शहर जाना चाहता है, तो उस तरह की खट्टी मीठी यहाँ की कह सकते हैं सियासत इस सीट की हो चुकी है। लेकिन बीडी कल्ला पुराने खापड़ कह सकते हैं। उम्मीदवार यहाँ पर है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है दिनेश? वो यहाँ पर रखते नहीं। देखिए, यहाँ पर आमने सामने मुकाबला है। आरएलपी ने एक अल्पसंख्यक को टिकट दिया था, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने अपना नामांकन वापस बीडी कल्ला के समर्थन में ले लिया था। तो यहाँ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने, और बीडी कल्ला अभी प्लस में यहाँ पर दिखाई दे रहे जिस तरह का यहाँ पर माहौल है। अब मेगा हम बात करते हैं बीकानेर पूर्व सीट की। जो बीकानेर शहर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष है यशपाल गहलोत, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। जो पिछली बार 2 बार उनको टिकट मिला और आखिर में उनको बेरंग कर दिया गया, उनको किसी तरह का टिकट नहीं मिला। सिद्धि कुमारी लगातार परिश्रम के बाद 3 चुनाव कांग्रेस यहाँ पर जीतती आ रही है और जीत के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तरस चुकी है।
खाता तक नहीं खुला, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है और यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आमने सामने यहाँ पर मुकाबला है। नौका मेगा रामेश्वर डूडी जो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, लेकिन अभी पूर्व सीट की बात कर लेते हैं। सिद्धि कुमारी कई बार से जीतती आ रही हैं, क्या इस बार भी उनके लिए जीत पक्की नजर आती है? क्योंकि राजघराने से आती हैं और फिर वो राजघराने का प्यार जो है लोगों के लिए, लोगों में रहता है वो प्यार, तो क्या इस बार भी वो नजर आता है या कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनकी तरफ कहीं जाता दिखाई देगा? यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आमने सामने 3 बार से लगातार सिद्धि कुमारी विधायक जीती आ रही है। हालांकि विधानसभा में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहती। बीकानेर का जो राज परिवार है, पूर्व राज परिवार है, उनसे ताल्लुकात रखती है, लेकिन एक बार बहुत कह सकते हैं कि सेफ और मजबूत स्थिति में सिद्धि कुमारी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अंडर करंट, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी लगातार हो जाती है जब आप 3 बार से विधायक रहते हैं, आपकी निष्क्रियता है, उस पर सवाल खड़े होते हैं, तो वहाँ एक अंडर करंट जरूर है, लेकिन उस परसेप्शन को यहाँ पर भांपना बेहद मुश्किल है कि कहाँ होगा। लेकिन कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर एक बार बढ़त बढ़ाती दिख रही है। नोखा सीट की हम बात कर लेते हैं। रामेश्वर डूडी कदावर नेता है, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो ऐसे में कांग्रेस ने यहाँ पर सहानुभूति का कार्ड खेला है और उनकी पत्नी सुशीला डूडी को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस यहाँ पर प्लस नजर आ रही है। मौजूदा विधायक बीजेपी के बिहारी लाल बिश्नोई है, तो कन्हैया लाल झंवर है, वो भी यहाँ पर चुनौती दे रहे। तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है मेगा, लेकिन सुशीला डूडी यानी कांग्रेस फिलहाल प्लस में यहाँ पर दिख रही है। कोलायत यहाँ पर मौजूदा मंत्री है भंवर सिंह भाटी, ऊर्जा राज्य मंत्री है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कदावर नेता मगरे के शेर देवी सिंह भाटी है, उनके पोते को टिकट दिया गया। हालांकि बीजेपी ने यहाँ टिकट चेंज किया, पहले उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया, फिर उनके जो पोते हैं अंशुमान सिंह भाटी, उनको टिकट दिया गया। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि पूर्व कांग्रेस के विधायक है रेवतराम पवार, वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उससे निर्दलीय मैदान में है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भंवर सिंह भाटी के समीकरण है वो यहाँ पर बिगाड़ दिए और यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। खाजूवाला जो आरक्षित सीट है, भाटी का भी जिक्र होगा, जो उनके अंशुमन भाटी जो है उनके पौत्र, उनको ये प्रत्याशी बनाया गया है। पहले पूनम कंवर को बनाया गया था, फिर टिकट को बदला गया है, लेकिन ये सीट बड़ी हॉट हो जाती है क्योंकि जो हाल ही में तस्वीर है वो नजर आई थी, अर्जुन राम मेघवाल के साथ भाटी हाथ मिलाते हुए नजर आए थे। राजीव इसलिए इस पर आप पर जिक्र करेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, और दोनों भाटी और अर्जुन राम मेघवाल, देवी सिंह भाटी और अर्जुन राम मेघवाल साथ में नजर आए थे। तो जो मुकाबला या कहीं ऐसा चुनौती सी दिख रही थी, वो सब अब खत्म हो गई है, वो सारी चीजें खत्म है। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही पॉजिटिव मानती है। यह बीकानेर संभाग के लिए एक बड़ी मजबूती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देख रही है। सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि इसका फायदा हमको लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर बीकानेर संभाग की बात की जाए या बीकानेर जनपद की अगर पहले बात की जाए, तो यहाँ से जो गहलोत सरकार के 3 मंत्री रहे हैं, क्या यह मंत्री जनता के भरोसे पे खरा उतरे अपने कार्यकाल में? यह एक बड़ा फैक्टर है। जनता इनको लेके क्या कुछ ओपिनियन दे रही है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्साहित है। देखिए, प्रधानमंत्री की नजर इस समय बीकानेर संभाग पर है। आज प्रधानमंत्री ने बीकानेर संभाग में ही कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया शेखावटी में, कल बीकानेर में 4.5 किलोमीटर का रोड शो करने जा रहे हैं शाम 5 बजे। 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखिए, जो आखिरी उनके तर्कस में जो आखिरी तीर होता है, यह रोड शो का ही होता है। कल प्रधानमंत्री जब 2.5 घंटे का रोड शो करेंगे बीकानेर में, उसके बाद बीजेपी अपना जोड़ घटाना लगा लेगी कि कितनी सीटों पे वो जीत रही है। जो 24 सीटें हैं उसमें एक सीट पर तो मतदान होगा नहीं, लेकिन 23 सीटों पे 25 तारीख को मतदान होगा। एक चीज और, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या ये वो सीटें हैं जहां पर बहुत जरूरी है इस सीट को बचाना भी है, कहीं चुनौती भी हो सकती है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, चुनाव में संभावनाएं प्रबल होती हैं। हर नेता अपनी जीत की दावेदारी करता है।
भारतीय जनता पार्टी में देखिए पूरा कमान इस समय प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ में लिए हुए हैं। अगर बात किया जाए तो अगर आज ही देखिए प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो झुंझुनू में प्रधानमंत्री ने 2013 में भी चुनाव प्रचार किया, 2018 में भी किया और आज 2023 में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। लेकिन 2013 और 18 में कोई मोदी मैजिक उनका चला नहीं। लेकिन आज जिस तरह से हवाई पट्टी पे जो भीड़ उमड़ी थी उसको देखने के बाद प्रधानमंत्री उत्साहित थे। उससे उनको लग रहा है कि इस बार बीकानेर संभाग में वो अपना मोदी मैजिक चलाने में सफलता हासिल करेंगे। यही वजह है कि कल बड़े स्तर पे जो है बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट से लेकर के गोकुल सर्किल तक करीब 4.5 किलोमीटर का रोड शो होगा, जैसा कि जानकारी दी जा रही है। 2 विधानसभाओं को एक कवर करेंगे। तो कल के रोड शो के बाद पता चल जाएगा कि बीकानेर संभाग की जनता का रुख क्या है। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ लाल सिंह भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन अमित, आज चूरू प्रधानमंत्री पहुंचे थे और आप भी वहां पर मौजूद थे। तारानगर में उन्होंने सभा की थी। तारानगर सीट की अगर बात की जाए या चूरू सीट की बात की जाए, क्या वहां पे समीकरण नजर आता है? मेगा तारानगर सीट की अगर हम बात करें तो बीकानेर संभाग में जो कुछ हॉट सीट हैं उनमें तारानगर एक प्रमुख हॉट सीट है। तारानगर से बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ को टिकट दिया है। जो राजेंद्र राठौड़ अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, पिछले कई वर्षों से विधायक है राजेंद्र राठौड़। उसके अलावा नरेंद्र बुडानिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो पूरे सांसद भी रहे हुए हैं और सिटिंग एमएलए भी हैं। तो इस वजह से माना जा रहा है कि वो बहुत हॉट सीट है। आज जब तारानगर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा थी तो उस समय जब कुछ लोगों से बात हुई तो पता चलता है कि वहाँ जाट और राजपूत फैक्टर बहुत जोरों पे है। हालांकि जाट जनसंख्या में वहाँ उस विधानसभा में बहुत ज्यादा है, बावजूद उसके राजपूत कम है। तीसरे नंबर पर राजपूत है, लेकिन एससी और एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वहाँ पे, उन पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि वो जिस तरफ उनका रुख होगा वो प्रत्याशी वहाँ जीतने के लिए है। हाँ, मुस्लिम का भी फैक्टर है, लेकिन एससी एसटी कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली है, तो उन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि चूरू की, तो चूरू में भारतीय जनता पार्टी ने क्या जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस, हालांकि चूरू विधानसभा बिल्कुल हिंदुत्व के मुद्दे हैं। बेसिकली चूरू विधानसभा सीट जो है पिछले कई वर्षों से वहां पर राजेंद्र राठौड़ रहे हैं। अभी भी राजेंद्र राठौड़ वहां से सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं तो 2008 में राजेंद्र राठौड़ यहाँ से तारानगर से चुनाव लड़े थे। तो उस समय अगर हम देखते हैं तो वहां पर रफीक मंडेलिया जो अभी प्रत्याशी है, उनके पिताजी को वहां से जीते थे, कांग्रेस से टिकट मिला था। पिछली बार रफीक मंडेलिया को वहां से कांग्रेस से टिकट मिला था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के सामने रफीक मंडेलिया हार गए थे। इस बार वापस से रफीक मंडेलिया को टिकट दिया है। चूरू की अगर हम बात करते हैं तो चूरू में हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे का फैक्टर अभी बहुत जोरों पे है, और यही कारण है कि अगले 22 तारीख को योगी जी की सभा भी चूरू में होने वाली है। तो हिंदू मुस्लिम फैक्टर को लेकर जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार जब रफीक मंडेलिया और राजेंद्र राठौड़ में जब चुनाव लड़े हुआ था तो 2000 का अंतर था, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, एक बार आप पूरे जो चूरू जिला है जहां 6 सीटें हैं, लाल सिंह आपसे इसको लेकर थोड़ा सा विश्लेषण चाहेंगे। चूरू जिले की जो 6 सीटें हैं उन पर क्या कुछ नजर आता है? तारानगर विधानसभा सीट के समीकरण को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि पूरे प्रदेश की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। क्योंकि मेगा वहां पर मैं जैसा बताता हूं 2 फैक्टर काम यहां पर कर रहे हैं। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष है और कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है, उसके अनुकूल माहौल है, तो उनको चूरू छोड़कर तारानगर नहीं जाना पड़ता। एक अलग मैसेज गया, एक उसका अलग प्रेशर यहां पर डेवलप हुआ। 2 मुद्दे वहां पर तारानगर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सभा की, 75,000 वहां पर जाट वोट बैंक है और 23,000 मुसलमान कैटेगरी के वहां पर यहाँ पर वोट है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है, तारानगर से पहले भी राजेंद्र राठौड़ विधायक रह चुके हैं, लेकिन एक वहां पर जो कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल नहर थी वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई, लेकिन उसमें सिंचाई का जो रकबा एरिया है वो घटाने से एक कह सकते हैं कि बुरानिया के पक्ष में माहौल वहां पर बना और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को जवाब देते यहाँ पर नहीं बन रहा। तो वहां पर चुनाव पूरा जातिगत यहाँ पर हो चुका है, लेकिन 75,000 जाट वहां पर वोट है और SC ST के करीब 60 से 65,000 वोट है, मूल OBC 48,000 वोट है। अब जो SC ST और मूल OBC है उस वोट बैंक में जो सेंध लगा सकता है, आप देखिए
लाल सिंह जरा इसको थोड़ा सा आप और विश्लेषण कर दीजिए, फिर मैं दिनेश आपके पास आती हूँ, क्योंकि अभी 2 और हमारे जिले बचे हुए हैं। मेरे साथी डांगी कह रहे हैं मेगा, लेकिन समझने वाली बात है कि चूरू से जो लगातार विधायक रहे राजेंद्र राठौड़, वो सीट कभी उनके माखिफ सीट नहीं थी, वो राजपूत बाहुल सीट नहीं थी, वो जाट बाहुल सीट थी। माइनॉरिटी उसको हमेशा से प्रभावित करता रहा है, लेकिन लगातार वो 6 से 7 बार वहाँ से विधायक रहे हैं। इसके बाद इस बार पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको तारानगर सीट से उतारा जाए। ये सही है, अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो जाट बाहुल सीट है, लेकिन चूरू भी जाट बाहुल सीट थी। बावजूद उसके राजेंद्र राठौड़ वहाँ से लगातार चुनाव जीत रहे थे। कई बार क्या होता है, कई सीटों पर, जैसे डांगी कह रहे थे कि 75,000 जाट हैं, ऐसी करीब 15 से 20 सीटें राजस्थान में हैं जो जाट बाहुल हैं, लेकिन जाट वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाता। वहाँ क्या होता है, एंटी जाट इनकम्बेंसी काम कर जाती है। आप चोमू की सीट को उठा के देख लीजिए, या राजकुमार शर्मा जिस सीट से जीतते उस सीट को उठाकर देख लीजिए, तो तमाम 15 से 20 सीटें राजस्थान में ऐसी हैं जो जाट बाहुल होने के बावजूद भी वहाँ जाट प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाता। उसके पीछे एक बड़ी वजह, सरदार शहर, इनका भी जिक्र कर लीजिए लाल सिंह। हाँ देखिए, जो डांगी ने संख्या बताई थी जातिगत, तो कई बार क्या होता है, ये उल्टा भी पड़ जाता है दाव कि जो जाति का बाहुल होता है, विशेषकर मार्शल कौम के साथ ये देखने को मिलता है कि मार्शल कौम जहाँ ज़्यादा होती है, अगर आप रिजर्व सीटों को छोड़ते तो वहाँ उनको कहीं ना कहीं बाकी जातियों का विरोध का सामना करना पड़ता है। अगर आप सभी को साथ लेकर चलने की ताकत नहीं रखते हो, या आप अपनी जाति को एक बार कहते हैं दमंगाई जाति बना लेते हो, या दादागिरी वाले भाव में आ जाते हो, तो निश्चित रूप से इसका एक काउंटर अटैक होता है, जिसका फायदा लगातार चूरू विधानसभा से राजेंद्र राठौड़ ने उठाया। बल्कि वो सीट, अगर आप जातिगत समीकरण की बात करें तो वो पूरी तरह से कांग्रेसी सीट है। जाट बाहुल सीट है, माइनॉरिटी बाहुल सीट है, एससी बाहुल सीट है। बावजूद इसके लगातार 7 बार वहाँ से विधायक रहना, ये अपने आप में बताता है कि केवल किसी जाति विशेष का ज़्यादा होना उस जाति के प्रत्याशी की जीत की बड़े वजह नहीं बन सकता है। जहाँ से राजकुमार रिंवा उतरे हैं, उनके सामने अनिल शर्मा है। सुजानगढ़ को तो अब शायद जिला घोषित कर दिया, मुझे थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा, ये सुरजानगढ़ ही है शायद, है ना। और संतोष मेघवाल वहां से बीजेपी से हैं, मनोज मेघवाल उनके सामने पारंपरिक सीट जो है वो दी है। बिल्कुल, जो तो आप जिन सीटों का जिक्र कर रही है मेगा, ये सीटें नेट टू नेट फाइट में हैं और इन सीटों पर बहुत ज़्यादा इफ एंड बट नहीं होने वाला है। अगर हम बीकानेर संभाग की बात करें तो जहाँ कम से कम 6 सीटों पर पूरी नजर रहेगी। आपकी नज़र रहेगी कोलाय सीट पर, आपकी नज़र रहेगी बीकानेर पश्चिम सीट पर, बीकानेर पूरब सीट पर आपकी नज़र रहेगी, क्योंकि ये सीटें जहाँ तय होगी। आपकी नज़र रहेगी तारागढ़ सीट पर, आपकी नज़र रहेगी चूरू सीट पर। ये वो सीटें हैं, क्योंकि बीकानेर संभाग वो संभाग है जहाँ कुंभाराम आर्य जैसे नेता आए हैं। कुंभाराम आर्य जैसे ने अपनी डूंगर से राजनीति शुरू की है, तो यहाँ करीब ज़्यादा मेगा इतना नहीं है, बहुत साफ समीकरण है। इस 24 सीटों का बहुत साफ गणित है। जो बीकानेर संभाग है बहुत उलझाव का, यहाँ ज़्यादा वैसे नहीं है, सियासी गणित भाग का कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस बार अधिकतर सीटों में नेट टू नेट फाइट है, करीब 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, दूसरे 2 और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ बचे, उसका जिक्र कर लेते। लेकिन मुझे लगता है ये सीटें भी जो है वो कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद ही हैं। हनुमानगढ़ जिले का जिक्र कर लेते हैं, इसमें 5 सीटें आती हैं। दिनेश जरा इसको विश्लेषण कर दीजिए, हनुमानगढ़ में कौन सी हॉट सीट नजर आती है और किसका क्या कुछ समीकरण बैठता है। मेगा देखिए, हनुमानगढ़ के हम शहर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक विनोद चौधरी और जो अमित चौधरी है बीजेपी के, उनके बीच आमने सामने। लेकिन अभी जो एक वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनने की स्थिति आ रही है, एक वैश्य वर्ग से है, उन्होंने कह सकते हैं कि चुनाव लड़ा है, तो वहाँ ट्राइंगल जैसी स्थिति बन रही है। लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में दिख रहा है। पीलीबंगा विनोद गोटवा लगातार 2 बार चुनाव हार चुके, एक बार फिर उनको टिकट दिया गया और पिछली दफा वो 200 कुछ वोटों से यहाँ पर आ रहे थे। धर्मेंद्र मोची है बीजेपी की, उनके आमने सामने मुकाबला है। नौर के अंदर बीजेपी के जो अभिषेक मटोरिया है पूर्व विधायक, और अमित चाचान कांग्रेस के, उनके बीच मेगा आमने सामने मुकाबला। यहाँ ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। भादरा मुकाबला कह सकते हैं कि बीजेपी और जो कॉमरेड है बलवान पूनिया, जो उनके बीच में यहाँ पर है। और यहाँ कांग्रेस कह सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर लड़ रही है और तीसरे नंबर पर उसका रहना तय है। संगरिया वो सीट है जहां पर मुकाबला ट्रायंगल है। यहाँ पर कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया और बीजेपी के गुरदीप शाहपिनी जो मौजूदा विधायक है। लेकिन बीजेपी की जो गुलाब सिंवर है, उन्होंने महिला है, उन्होंने बगावत यहाँ पर की है और यहाँ मुकाबला ट्रायंगल है। तो कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन कांग्रेस की यहाँ भी स्थिति कह सकते हैं कि नाजुक है। कांग्रेस यहाँ कितने अंतर से आती है, कितने नंबर पर रहती है, ये एक स्थिति नजर यहाँ पर आ रही है। तो कह सकते हैं कि 2 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है और बाकी सीटों तो 2 पे थी, अब क्या वो 2 सीटें आएंगी या उससे ज्यादा आएंगी, ये भी देखना होगा। भाजपा के लिए क्या वो समीकरण रहेगा। राजीव, क्योंकि हनुमानगढ़ आप पहुंच रहे हैं,
उसको लेकर थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए कि उन सीटों पर किस तरह से क्या नजर आता है। बिल्कुल, देखिए हनुमानगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां से जो सांसद हैं निहाल चंद मेघवाल, अभी उनसे मेरी बात हो रही थी, उनका सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हालांकि वो बीजेपी के सांसद हैं तो अपने तरफ से तो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी भी अपने जो प्लेयर उतारी है, जो कैंडिडेट उतारी है, उनकी भी दावेदारी प्रबल है। वो भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। फिलहाल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ जा रहे हैं और हनुमानगढ़ जाने के बाद वहां पे कौन सी हवा चलती है देखना होगा, क्योंकि देखिए पूरे ओवरऑल देखा जाए बीकानेर संभाग को तो एक सप्ताह में कोई हवा यहाँ पे बदला नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो रैली हो रहा है, जो रोड शो हो रहा है, उसके बाद जनमानस में एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2-3 पॉइंट उठाया है, खास करके युवाओं को, देखिए जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जो यूथ है, पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, इसको लेकर युवा प्रभावित हैं। तो युवा जो है निर्णायक भूमिका में है, किसके साथ जाते हैं यह देखना होगा। ठीक है लाल सिंह, अब ये लास्ट जो जिला है उसका जिक्र कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। श्रीगंगानगर जिले की बात कर लेते हैं। 6 सीटें आती हैं, एक पर अब चुनाव होना नहीं है, 5 का जिक्र करेंगे। लेकिन अनूपगढ़ का मैं आपसे इसलिए जिक्र करूंगी, संतोष बाबरी यहाँ से बीजेपी से उतरी है और अनूपगढ़ को ही जिला घोषित किया गया है। क्या कांग्रेस को इसका किसी तरह से फायदा मिल सकता है? देखिए इस जिले में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप ठीक कह रही हैं कि यह भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला, लेकिन कांग्रेस की थोड़ी बढ़त इसलिए रहती है कि इस जिले में अक्सर एक मिजाज देखने को मिला है। ये जो रेगिस्तानी जिला है, यहाँ कहीं ना कहीं कई बार फंसती हुई सीटों में कांग्रेस को फायदा मिल जाता है। निश्चित रूप से जिला बना है तो जनता में एक पॉजिटिव माहौल है, लेकिन फिर भी क्या है, जो सीटें आप बता रहे हैं फंसी हुई सीटें हैं, ऐसा नहीं है, रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि इस जिले को तो सियासी मिजाज जो मैंने देखा है लगातार ने थोड़ा सा कड़ा मुकाबला कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप ठीक कह रही, शिमला बाबू ने इसको कड़क मुकाबला किया, लेकिन बाकी सीटों के एक बार अगर सीट बार चर्चा करेंगे मेगा तो निकल कर आएगा। अधिकतर सीटों पर नेट टू नेट फाइट है, दोनों पार्टियों की नेट टू नेट फाइट है। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं कि अगर जिले बनाने का फायदा, निश्चित रूप से जिला बनाया है, इसका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि जिला बने, जिला कांग्रेस ने बनाया, इसका फायदा उनको होता हुआ नजर आ रहा है। जी मेगा, ठीक है जी जी है दिनेश, ये जो अब 5 सीटें हैं, अनूपगढ़ का जिक्र कर लिया, लाल सिंह ने बता दिया, उसके अलावा जो 4 सीटें उनका जिक्र और कर दीजिए, उसका विश्लेषण कर दीजिए। जी बिल्कुल, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जो नहरी इलाका है वहाँ की मेगा हम बात करें तो कांग्रेस ने श्रीगंगानगर से अंकुर मंगलानी जो पार्टी के वहाँ पर जिलाध्यक्ष है, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया और एक अरोड़ा जो कम्युनिटी है उसके काफ़ी तादाद में वोट है, बीजेपी के जयदीप बियानी है। उसके बावजूद कह सकते हैं कि करुणा चांडक है जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, उन्होंने इस मुकाबले को यहाँ पर ट्रायंगल कर चुका है, त्रिकोणीय उन्होंने बना चुका है। पहले उनके परिवार से उनको कांग्रेस की टिकट मिली थी, वहां पर बगावत की है, लेकिन मुकाबला यहाँ पर ट्रायंगल है और अरोड़ा कम्युनिटी है वो काफी वोट है। सादुल सर, जगदीश चंद्र जांगीर और गुरदीप बराड़ दोनों के बीच में मुकाबला, और यहाँ पंजाबी वोटर्स है, जर्सिक है, वो काफी तादाद में, और रायसीनगर में सोन लायक और बलवीर भूतरा इनके बीच आमने सामने मुकाबला है। सूरतगढ़ इस सीट पर बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ चुकी है। पूर्व विधायक है राजेंद्र भादु, उन्होंने बगावत की है और जेजेपी से वो चुनाव लड़ रहे, और वहां 2 जो जाट वोट निर्णायक है, तो बीजेपी से जाट और इससे भी जेजेपी से जाट उम्मीदवार है। तो ऐसे में वहां पर डुगर राम गेदर है, उन्होंने मेगा 2 बार बसपा से चुनाव लड़ा था और अच्छी तादाद में वोट लिए थे, कांग्रेस में शामिल किया, उनको टिकट दे चुके हैं। और यहाँ पर कांग्रेस कह सकते हैं कि बीजेपी के बगावत के चलते मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है। और अनूपगढ़ है, जैसा कि वहां पर जातिगत समीकरण है, वो भी मायने यहाँ पर रखेंगे। और कह सकते हैं बीजेपी का यहाँ पर जो टिकटों का वितरण हुआ वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, जिसके चलते जो कमजोर थी कांग्रेस पार्टी, और ऐसे में वो अपने जातीय समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं साधने में कामयाब रही, जिसके चलते वो अच्छी स्थिति में यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब इकलाल सिंह 10 सेकंड में आप प्लीज एक कमेंट दे दीजिए, क्योंकि हमने बीकानेर संभाग पूरा कवर किया है, चारों जिले इसमें देखे। क्या ये बीकानेर संभाग इस बार चुनौती किसके लिए हुआ, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, या कई जगह जो त्रिकोणीय मुकाबले हैं वो थोड़ा सा असर डालेंगे दोनों पर? देखिए बिल्कुल जो आप कह रही है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि
इस पूरे संभाग की तमाम सीटों के अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कुछ सीटों को छोड़ दो, बाकी में नेट टू नेट फाइट है। जैसा कि मेरे सहयोगी डांगी बता रहे थे कि हाँ, कहीं जातिगत समीकरण कुछ पक्ष में कांग्रेस के आ रहे हैं श्रीगंगानगर जिले में, लेकिन जो मोदी की लगातार सभाएं और दौरे हो रहे हैं, अब डिपेंड करेगा मेगा 2% स्विंग वोटर पर। वो स्विंग वोटर होता है परसेप्शन का वोटर, वो वोटर होता है माहौल का वोटर। इस समय कौन सी पार्टी माहौल अपने पक्ष में ज्यादा भुना पाती है, या ये मैसेज कन्वे करने में कौन सी पार्टी सफल होती है कि हाँ, हम अगर सत्ता में आते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर साबित होते हैं। तो जो स्विंग वोटर होता है मेगा, वो किसी का नहीं होता। मैं कई बार दिनेश डांगी से भी चर्चा करता हूं कि नेट टू नेट फाइट में होता क्या, दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगा देती हैं और हमें लगता है कि बहुत बड़ा कड़ा मुकाबला होता, भी कड़ा मुकाबला, लेकिन जो 2% स्विंग वोटर होता है उस पर दोनों पार्टियों को ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो दोनों ही किसी पार्टी के वोटर नहीं होते हैं। वो केवल माहौल के वोटर होते हैं, उनको ज्यादा मतलब भी नहीं होता राजनीति से, लेकिन वो जब पहुंच जाते हैं ईवीएम का बटन दबाने तो उनके जहन में सिर्फ उस समय का परसेप्शन, उस समय का माहौल होता क्या है। कहेगा ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज बीकानेर संभाग की बात हमने की है, और बीकानेर संभाग में आगे क्या कुछ होगा ये तो देखना होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा वोटर साइलेंट नजर आ रहा है और कुछ भी कहने से बच रहा है, क्योंकि एक तरफ गारंटी है तो दूसरी तरफ मोदी का मैजिक नजर आ रहा है। लेकिन ये मैजिक चलेगा या गारंटी का जादू चलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।